Hello everyone, welcome to your channel Unlock Biology with Dr. Parita, where difficult concepts of biology are unlocked in a very easy way. Yes students, आप सबको पता है कि मेरी ये चैनल नीट यूजी बायोलॉजी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। हम एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स प्रॉपर वे से कवर कर रहे हैं विद प्रॉपर कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। ओके, फिलहाल हम लोग एनिमल किंगडम का वीडियो कर रहे हैं, जिसमें फाइलम स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग कुछ टर्मिनोलॉजीज जान लें। और स्टूडेंट्स, आप सबको फिर से मैं याद दिला देती हूँ कि जो भी पीडीएफ से मैं ये वीडियोस में पढ़ाती हूँ वो पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डाउनलोड करने मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है। ओके, सो जिन्होंने भी पहले 2 लेक्चर्स नहीं देखे वो पहले 2 लेक्चर्स देख ले, ताकि आपके बेसिक्स जो है वो काफी अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, डायरेक्टली फाइलम्स नहीं स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग पहले कुछ टर्म्स ऐसे करेंगे जो फाइलम को अंडरस्टैंड करने के लिए यूजफुल है, रिलेटेड टू वेरियस सिस्टम्स। ठीक है, तो चाहे वो फाइलम पोरीफेरा हो या फिर फाइलम सिलेंट्रेटा या फिर कोई भी नॉन कॉर्डेट का फाइलम या कोई भी कॉर्डेट का फाइलम, जो टर्म्स यूज होने वाले हैं इन द फाइलम्स, वी विल फर्स्ट हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट बेसिक टर्मिनोलॉजी, ताकि बहुत ही अच्छे से बहुत ही स्ट्रांगली आप लोग फाइलम को अच्छे से समझ लो। तो बहुत अच्छे से ध्यान से ये वीडियो देखना, ओके, एंड इसको अंडरस्टैंड करना। ठीक है बेटा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी डाइजेस्टिव सिस्टम चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म की हो, ठीक है, या फिर वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगी या फिर वो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगी। ठीक है, अब जो बेसिक वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ओके, उनमें तुम्हें स्टार्टिंग में जो ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि तुम्हारा सिलेंट्रेट्स हो गया, टीनोफोरास हो गया, प्लैटीहेलमिंथस हो गए, ये सब में आप लोगों को इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने मिलेगी। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब क्या, जो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान हमने किया है। ठीक है, व्हाट वाज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, जहां पे एक ही ओपनिंग है एंड दिस ओपनिंग ओनली एक्ट्स एज माउथ एंड एनस, सो देयर इज only one opening acting as what, mouth and anus. Are you understanding this? अब सिमिलरली जो ट्यूब इन ट्यूब पैटर्न था, जहां पे 2 ओपनिंग्स थे, एक माउथ का ओपनिंग था, एक एनस का ओपनिंग था, वो काइंड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ये कौन सी डाइजेस्टिव सिस्टम हो गई, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, वेर यू हैव 2 सेपरेट ओपनिंग्स फॉर, one for mouth and one for anus. Understood? So that this is called as complete digestive system. Okay, so for example, if I say that Coelenterata have incomplete digestive system, मतलब क्या, एक ही ओपनिंग है, वो माउथ भी सर्व कर रही है एंड एनस भी, फूड भी वहां से एक्सक्रीट हो रहा है जो भी अनवांटेड है वो, एंड सारा जो फूड इंजेस्ट हो रहा है या जो फूड ले रहे वो भी वहीं से खा रहा है। ठीक है, समझ में आया? अब डाइजेस्टिव सिस्टम तो 2 टाइप्स की हो गई। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, डाइजेशन। अब व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन क्या है? डाइजेशन इज कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस और कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स। सो इनटू सिंपल फॉर्म्स, ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलेंगे डाइजेशन। मतलब कोई भी हमने खाना खाया, कोई भी एनिमल ने, और उस खाने को ब्रेक डाउन किया सिंपल फॉर्म में और उसको एब्जॉर्ब किया। अंडरस्टूड? ये पूरी प्रोसेस जो है उसको बोलते हैं डाइजेशन। अब ये डाइजेशन कोई भी एनिमल्स में 2 प्रकार की होगी। वन वुड बी इंट्रासेल्युलर डाइजेशन and another type of digestion would be extracellular digestion. ठीक है, सो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन एंड एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन। अब इसका मीनिंग ना बेटा बहुत अच्छे से समझ लेना। ठीक है, सोच लो कि ह्यूमंस में कौन सी डाइजेशन होती है। यस, कौन सी डाइजेशन होती है?
ह्यूमंस में होती है एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। बेटा इसको ना तुम डिकम्पोजिशन से ये मत करना, जो सैप्रोफाइट्स करते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर्स में, उसके साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। जो बॉडी के बाहर डाइजेशन होता है मैं उसकी बात नहीं कर रही हूं, मैं उसकी बात कर रही हूं जो सेल्स के बाहर डाइजेशन होता है, ठीक है। बॉडी के बाहर मतलब सेल्स के बाहर तो हो ही जाता है, बट स्टिल यहां पे बहुत ध्यान से सुनना कि हम वो बात नहीं कर रहे कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर बात कर रहे हैं, हम एक्स्ट्रा बॉडी मतलब बाहर, बॉडी के बाहर नहीं हो रहा है ना, कि बॉडी के बाहर एंजाइम्स रिलीज करके डाइजेशन कर दें एंड देन एनगल्फ किया, वो कंप्लीटली सेपरेट रख दो उस टॉपिक को। यहां पे बात समझ लो कि इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन और एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन क्या है। इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन जो है वो सेल्स के अंदर होती है। सो इंट्रा का मीनिंग जो होता है, इंट्रा मतलब इनसाइड और आई कैन से विदिन, ओके, एंड इट इज ऑकरिंग सेल्यूलर, सो इट इज ऑकरिंग विदिन द सेल, ओके। एंड यहां पे जो डाइजेशन हो रही है वो हो रही है आउटसाइड, एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड द सेल। समझ में आया मतलब क्या? सुनो, सपोज दिस इज द डाइजेस्टिव कैविटी, ओके, और यहां पे दीज आर द सेल्स, ओके। ये एक डाइजेस्टिव कैविटी है या डाइजेस्टिव सिस्टम है जहां पे ये सेल्स है। अब फूड इसके अंदर आ रहा है ऐसे, दिस इज फूड, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा फूड ऐसे का ऐसे ही अंदर एनगल्फ हो जाता है, ओके, एंड फिर एंजाइम्स उसको अंदर ब्रेक डाउन करते हैं सेल्स के अंदर एंड देन इट गेट्स एब्सॉर्ब्ड। So what is happening? The complex food is getting converted into simple forms. किसके अंदर हो रहा है? वो सेल्स के अंदर हो रहा है। So intracellular digestion. यही चीज मान लो कि suppose this is your digestive cavity. ये सेल्स है जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करेंगे, ठीक है। सेम फूड ऐसे अंदर आ रहा है, देयर इज फूड विच इज कमिंग इनसाइड, ठीक है। अब ये फूड के ऊपर दीज सेल्स आर गोइंग टू रिलीज द एंजाइम्स, ये एंजाइम्स इसके ऊपर रिलीज करेंगे जिससे वो फूड सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ओके, एंड देन फिर ये एब्जॉर्ब होगा in the cells, okay। So this type of digestion you call it as what? Extracellular digestion। क्यों? क्योंकि if you see this is the cell, तो सेल के बाहर हो रहा है डाइजेशन, ये जो प्रोसेस है वो सेल के बाहर हो रहा है, इसके लिए इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। तो ये टर्म्स आप लोग सुनोगे, हर एक फाइलम में आप लोग ये टर्म कहीं ना कहीं सुनोगे कि डाइजेशन जो है वो इंट्रासेल्यूलर है या एक्स्ट्रा सेल्यूलर है। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर हमेशा याद रखना सेल्स के बाहर है, बॉडी कैविटी के अंदर ही है, ओके। सो ये टर्म्स हो गए। अब दूसरे जो टर्म्स होते हैं बेटा वो है रिप्रोडक्शन से लेके, कोई भी फाइलम अब जब भी आप डिस्क्राइब करोगे तो उस पर्टिकुलर फाइलम के जो एनिमल्स है उसका रिप्रोडक्शन कौन से वे से हो रहा है वो आपको बताना पड़ेगा। तो रिप्रोडक्शन के अंदर आप लोगों को कुछ टर्म्स बताने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सपोज कोई फाइलम है या कोई ऑर्गेनिज्म है, तो चलो बताओ कि कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तुम्हारे दो टाइप्स के हो सकते हैं, ओके। इट कैन बी आइदर सेक्सुअल विच इज फ्यूजन ऑफ गैमीट्स से होता है, मेल एंड फीमेल गैमीट्स, या फिर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में तुम्हारा क्या आ जाता है बेटा? फिजन आ जाता है, करेक्ट, फ्रैगमेंटेशन आ जाता है ना, बडिंग आ जाता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, अंडरस्टूड। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं। रीजनरेशन इज अ काइंड ऑफ स्पेशल प्रॉपर्टी दैट द एनिमल्स possess so that they can regrow its part, okay। So sexual is through the gametes and asexual is fission, fragmentation, budding, मतलब gametes involved नहीं है, ठीक है, only one parent is involved, understood। तो हम पहले बताएंगे चलो ये ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है एसेक्सुअली या फिर दोनों, तो अगर दोनों कर रहे हैं तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन उसका कौन सा है, अंडरस्टूड।
दूसरी जो बात हमें करनी होती है वो ये करनी होती है कि ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, ठीक है, सेम बॉडी, सपोज सेम बॉडी पे मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स है, सेम बॉडी पे, ओके, ऐसे एनिमल्स को तुम क्या बोलते हो बेटा? व्हाट डू यू कॉल सच काइंड ऑफ एनिमल्स? यू कॉल इट एज हर्माफ्रोडाइट्स। ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट्स। उसके लिए दूसरे टर्म्स ध्यान रख लो, ऐसे एनिमल्स को तुम बोलोगे बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब दोनों ही सेक्सेस आर प्रेजेंट ऑन द सेम बॉडी, ओके, सेम, ओके। Also, the one more term that you should know is monoecious. When I say कि कोई organism monoecious है, मतलब sexes are not separate. Very very important. Sexes are not separate. ठीक है, दे आर हर्माफ्रोडाइट्स। तो मुझे ये डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि भाई एनिमल्स जो है वो हर्माफ्रोडाइट्स है या नहीं है। अगर हर्माफ्रोडाइट्स नहीं है, सो इसका मतलब the male body and the female body are going to be separate. So male gametes and female gametes are going to be separate. So sexes are separate. And when I say that sexes are separate, I need to use terms like unisexual, or I say those organisms as डाइओशियस। डाइओशियस में क्या यूज करेंगे? यूनिसेक्सुअल। तो ये डाई और यूनी, ये याद रखना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे तुम्हें नीट में कंफ्यूजन हो सकता है एमसीक्यूज मार्क करते समय, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेना। अगर मैं बोलती हूँ कि ये ऑर्गेनिज्म डायोशियस है, इसका मतलब क्या है? इसके सेक्सेस सेपरेट है, ये यूनिसेक्सुअल है। अंडरस्टूड? अगर मैं बोलूँ कि ये ऑर्गेनिज्म मोनोशियस है, मतलब इसके सेक्सेस सेपरेट नहीं है, ये हर्माफ्रोडाइट्स है। अंडरस्टूड? एंड ये बाइसेक्सुअल है। एनी डाउट? ओके, अब देखो, अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं समझ आ रहा है या डाउट आ रहा है, तो क्या करो, इसी वीडियो को आप बार बार देख सकते हो, ठीक है। एंड दूसरा क्या है कि अगर आपको कुछ ऐसा मेजर कोई कंसर्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में यूट्यूब के लिख देना। आई विल ट्राई माई बेस्ट पॉसिबल वे कि मैं उसको सॉल्व कर सकूं, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन बात करते हैं। बेटा फर्टिलाइजेशन जो होती है वो, या फिर पहले तो हमें ये बताना है कि फर्टिलाइजेशन जो है ओके, वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। ओके, व्हेन आई से इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन? यस, मेल एंड फीमेल गैमीट दे फ्यूज इनसाइड द फीमेल बॉडी, करेक्ट। एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? मेल एंड फीमेल गैमीट मतलब एग्स एंड स्पर्म्स, दे आर गोइंग टू फ्यूज आउटसाइड द बॉडी। Understood? Okay, so whether it is having internal fertilization या फिर external fertilization, दूसरा होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन या क्रॉस फर्टिलाइजेशन। सेल्फ मतलब जैसे कि हर्माफ्रोडाइट्स हो गए, मेल एंड फीमेल गैमेट्स सेम बॉडी पे है, तो वो उधर के उधर मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज होके जाइगोट बनाएंगे, या फिर दो अलग अलग बॉडीज के क्रॉसेस होंगे। अंडरस्टूड? तो हर्माफ्रोडाइट्स भी बेटा बाय नेचर क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही प्रेफर करते हैं, बिकॉज yes, that will give variation of the species, survival of the species, evolution, ये सब चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा helpful हो जाता है। Understood? So you should know majorly what is internal and what is external fertilization. Understood? Now next, let us talk about, see, now fertilization हो गया, okay, now pay attention, यहाँ पे साइड में देखो, इधर राइट साइड में what is happening is male एंड फीमेल गैमीट्स फ्यूज हो गए, ठीक है। अब इसने क्या बना दिया बेटा? जाइगोट। ओके, अब जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। हम एम्ब्रियो कब तक बोलते पता है? 8 वीक्स तक हम क्या बोलेंगे उसको? एम्ब्रियो, ठीक है। उसके बाद दिस इज गोइंग टू बिकम, यस, दिस इज गोइंग टू बिकम अ फीटस। ओके, नाउ जब भी ये एम्ब्रियो या फीटस, ओके, when it comes out of the parent body, okay,
So whether it is undergoing a larval stage or not undergoing a larval stage, मतलब क्या, suppose ये fetus जब delivered हो रहा है, तो delivered होने के बाद दो चीजें possible है, ठीक है, या फिर there is larva stage and then adult, okay, या फिर you will have small baby which resembles the adult, okay, and then it is just growing in size. So यहाँ पे there would be no larva. Okay, what is larva? Larva is morphologically मतलब क्या, appearance में, दिखने में larva is morphologically distinct from adult. ठीक है, तो कुछ organisms जैसे caterpillar से butterfly बनना, so caterpillar is a larva stage, ठीक है, so larva stage के थ्रू अगर किसी organisms की development हो रही है तो हम उस डेवलपमेंट को बोलेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। समझ में आया? और अगर हम बोलते हैं कि नहीं, ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो लार्वा स्टेज नहीं दिखाता, तो उस डेवलपमेंट को हम बोलेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट। समझ आया? तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में यू विल हैव लार्वा स्टेज प्रेजेंट, एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट में देयर वुड बी नो लार्वा स्टेज। अंडरस्टूड? क्योंकि लार्वा से एडल्ट बनने में देर इज अ चेंज ऑफ मॉर्फोलॉजी, सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? यस, मेटामॉर्फोसिस। हम चेंज इन मॉर्फोलॉजी कर रहे हैं फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट। समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट जो हमें बताना है वो बताना है सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, हमें कैसे डिस्क्राइब करना है? दो वेज से डिस्क्राइब करना है, या फिर उस ऑर्गेनिज्म में होगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, या फिर उसमें होगा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, इसके बारे में एनसीईआरटी भी डिस्क्राइब कर रही है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में देयर इज द फ्लूइड, okay, or the blood is not flowing inside blood vessels. Okay, so यहां पे इसका मतलब क्या हुआ? Blood vessels are absent or they are poorly developed. ठीक है, सो बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं है, बस जो फ्लूइड है वो बॉडी में ऐसे ही घूम रहा है। सो विसरल ऑर्गन्स जो है ना, दे आर बाथिंग इनसाइड द, सो विसरल ऑर्गन्स जैसे कि यस, ऑल द लंग्स, या फिर यू कैन से द डाइजेस्टिव ट्यूब और वॉट एवर, दीज आर bathing in the fluid, in the body fluid. समझ आया? अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में the fluid, especially blood that we call, is flowing inside blood vessels. So blood vessels are present, and blood vessels can be arteries, veins or capillaries. तो जहां पे blood vessels present है, that would be closed circulatory system. जहां पे yes, blood vessels absent है, that would be open circulatory system. Okay, when we come to the phylums of closed and open circulatory system, remember this very nicely. Okay, open circulatory system is present in non-chordates except annelida. Very important. Okay, and when I talk about closed circulatory system, okay, it is present in chordates except urochordates. Urochordates we will study in detail. So इसका मतलब यूरोकॉर्डेटा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है एंड एनालिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम।
अंडरस्टूड? ये एक्सेप्शंस अच्छे से ध्यान में रखना बिकॉज ये आ सकते हैं एग्जाम्स में। दूसरा हमें बात करना है एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। एक्सक्रीटरी सिस्टम, पहली बात तो क्यों है हमारी बॉडी में? तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। मतलब ऑस्मो का मीनिंग है फ्लूइड, ठीक है? सो हमारे फ्लूइड को रेगुलेट करना, कोई चीज अगर ज्यादा है तो कम कर देना, कम है तो बढ़ा देना, ये काम है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का। ओके, अब हमारी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये नाइट्रोजनस वेस्ट अगर हमने बॉडी में accumulate किया तो ये टॉक्सिक हो सकते हैं। दैट इज व्हाई वी वांट टू एलिमिनेट दिस नाइट्रोजनस वेस्ट। ओके, सो एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, बस इसी नाइट्रोजनस वेस्ट के बेसिस पे। सो ये नाइट्रोजनस वेस्ट 3 टाइप के होते हैं। ओके, इट वुड बी अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ओके, सपोज अगर कोई ऑर्गेनिज्म अमोनिया एक्सक्रीट कर रहा है, ओके, सो उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। अगर वो यूरिया एक्सक्रीट कर रहा है तो हम बोलेंगे यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। एंड अगर वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट कर रहा है तो यू विल कॉल इट एज यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। ओके, सो अमोनिया जो एक्सक्रीट कर रहा है वो अमोनोटेलिक, यूरिया जो एक्सक्रीट कर रहा है वो यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म, एंड यूरिक एसिड जो एक्सक्रीट कर रहा है वो यूरिकोटेलिक। विल स्टडी अबाउट दिस इन डिटेल व्हेन वी डू ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक्सक्रीटरी सिस्टम। अभी ये वर्ड्स के लिए सिर्फ आप यूज टू हो जाओ कि हाँ चलो ऐसे वर्ड्स अगर आ जाएंगे एनिमल किंगडम में देन वी नो दिस। ओके, अमोनिया इज मोर टॉक्सिक, ओके, एंड इट requires more water for its excretion. Okay, urea is moderate toxic, means it is less toxic than ammonia, correct? Okay, and it is little more toxic than uric acid, so it will require moderate water for elimination. Okay, and uricotelic are something which is least toxic and requires very less water for excretion. Understood? अमोनिया मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स दिखाएंगे। कौन से ऑर्गेनिज्म दिखाएंगे अमोनिया? यस, मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स वुड बी व्हाट? अमोनोटेलिक। मोस्ट ऑफ योर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स वुड बी व्हाट? अमोनोटेलिक। यूरिया जो है ह्यूमंस, याद रख लो, मैमल्स में, ठीक है, एंड यूरिकोटेलिक बर्ड्स, याद रख लो। We'll study more examples, more phylums, okay? So understand about this. Insects are also uricotelic, okay? So हम ये वर्ड्स देखेंगे, कोई अमोनोटेलिक है, कोई यूरियोटेलिक है, कोई यूरिकोटेलिक है। ये प्रोसेस को करने के लिए ऑर्गेनिजम्स के पास अलग अलग ऑर्गन्स हैं, एंड हम इस अलग अलग ऑर्गन्स के बारे में हर एक फाइलम में पढ़ेंगे। बट यू शुड नो दैट बेसिक्स ऑफ एक्सक्रीशन, दैट व्हाट इज एक्सक्रीशन। सो ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन और एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज द फंक्शन ऑफ अवर एक्सक्रीटरी सिस्टम। कुछ ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली बॉडी सरफेस से एलिमिनेट कर देते हैं, एंड कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं टू एलिमिनेट दिस काइंड ऑफ वेस्ट। ओके, सो आई थिंक नाउ वी नो द बेसिक टर्म्स, सारे पता है हमें। अब इसके बाद हम सीधा फाइलम से स्टार्ट करेंगे, एंड फर्स्ट फाइलम जो हम करेंगे दैट वुड बी ऑब्वियसली फाइलम पॉरीफेरा। ठीक है, ये जो भी सारे नोट्स मैंने अभी लिखे हैं ये आपको टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड करने मिल जाएंगे, प्लस आप कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व करोगे इससे रिलेटेड, जिससे आपको समझ जाएगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझा है कि नहीं समझा। ओके, थैंक यू।